हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमित अरोरा क्लासेज। इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी फैमिली में सभी लोग स्वस्थ होंगे, हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने सीए फाउंडेशन क्रैक कर लिया है। सीए जो कॉमर्स स्ट्रीम का इंडिया का सबसे रेप्यूटेड कोर्स है, आपने उसको क्रैक कर लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ऑब्वियसली इसके पीछे आप लोग का बहुत हार्डवर्क और डेडिकेशन लगा होगा। सेम हार्डवर्क और डेडिकेशन को कंटिन्यू करना है आपको सीए इंटरमीडिएट में, और ये भी इसी तरीके से प्यार से क्रैक हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही लाइट डिस्कशन है कि आखिर इंटरमीडिएट का सिलेबस क्या है, हम लोग कौन सा पेपर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और किस तरीके से नमित अरोरा क्लासेज आपको बुक्स और नोट्स प्रोवाइड करवाता है और किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो बहुत लाइट डिस्कशन है। आज कॉपी पेंसिल की कोई जरूरत नहीं है, तो जो बच्चे कॉपी और पेंसिल लेके नोट करने के लिए बैठे हुए हैं वो कॉपी पेंसिल साइड कर दें। कॉपी पेंसिल हम लोग आपसे मंगवाएंगे कल से। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट के सिलेबस की। तो सीए इंस्टीट्यूट ने हमारे सिलेबस को दो पार्ट में बांटा हुआ है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। दोनों ही ग्रुप्स में चार चार पेपर हैं, 100 मार्क्स ईच। तो 400 400 टोटल 800 मार्क्स का आपका सिलेबस है। अगर हम पेपर्स की बात करें तो नमित अरोरा क्लासेज आपको पेपर 3 ग्रुप 1 के अंदर और पेपर 8 आपको ग्रुप 2 के अंदर करवाता है। इसके अलावा ग्रुप 1 में अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट लॉ है, टैक्सेशन है। हम लोग लेकर चलेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो बहुत ही ज्यादा लड्डू पेपर है बच्चों। इसके अंदर 70-80 नंबर कोई भी एवरेज स्टूडेंट ला सकता है। बहुत ही ज्यादा आसान है, और जितना ये आसान है उससे ज्यादा आसान हम लोग इसको क्लास में बनाएंगे। हम लोग का क्लियर टारगेट है कि कोई एवरेज स्टूडेंट भी इस पेपर में किसी रैंक होल्डर से कम नंबर लेकर नहीं आएगा। प्लस ये पेपर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, आपके टोटल नंबर्स को ये पक्का इंक्रीज करवा के छोड़ेगा। इसके बाद में सेकंड ग्रुप की बात करें तो वहां पर भी अकाउंटिंग है, ऑडिट है, ईआईएस एसएम है, और पेपर 8 है एफएम एंड इकोनॉमिक्स। ये भी बिल्कुल लड्डू पेपर है। मैं कह सकता हूं कि ग्रुप 1 का लड्डू पेपर कॉस्टिंग है और ग्रुप 2 का एफएम एंड इको है। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे पेपर नंबर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। देखिए, जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं ये या तो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या तो कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को प्रोवाइड करने में कुछ खर्चे लगते हैं, उन खर्चों को बोल दिया जाता है कॉस्ट। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है डिसीजन मेकिंग। तो हमें पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है, फिर कॉस्ट निकालने के बाद डिसीजन मेकिंग करनी होती है। डिसीजन मेकिंग क्या होगी, इसका प्राइस क्या रखा जाए, कॉस्ट अगर ज्यादा है तो कॉस्ट को कम कैसे किया जाए। बस ये सिंपल सी डिसीजन मेकिंग और कॉस्ट निकालना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का पेपर है, कोर न्यूमेरिकल पेपर है और बहुत ही सिंपल है। हम लोगों के पास इस पेपर से रिलेटेड सारी बातचीत अब आगे चलेगी। देखिए, हमारी जो क्लासेज का स्टडी पैटर्न रहेगा, बुक्स रहेंगी, वो किस तरीके से रहेंगी। मैंने बुक्स को दो पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे पहले है हमारे पास प्रैक्टिकल बुक, उसके बाद में है अदर बुक्स। ये प्रैक्टिकल बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अदर बुक्स इनकी सपोर्टिंग है। प्रैक्टिकल बुक में क्या चीज आपको मिलेगी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। हमारे पास टोटल 15 चैप्टर्स हैं। उन 15 चैप्टर्स के अंदर हर चैप्टर में ये 3 पोर्शन आपको मिलेंगे। इसमें सबसे पहला पोर्शन है बुक क्वेश्चंस, जिसको हम बोलते हैं बीक्यू। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता कहां से है, इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है स्टडी मटेरियल से, जिसे हम एसएम के नाम से बोलते हैं, स्टडी मटेरियल। इसके अलावा होते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर। तो हम इन्हें शॉर्ट में बोलेंगे एसएम, आरटीपी, एमटीपी। प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन, जिसको हम बोलेंगे पीवाईक्यू। सिर्फ ये एरिया है जहां से आईसीआई क्वेश्चन पूछता है। तो बीक्यू जो पोर्शन है वो एसएम, आरटीपी, एमटीपी को कवर करेगा। दूसरा पोर्शन है पीवाईक्यू, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन को कवर करेगा। और तीसरा पोर्शन है कि इसका रिवीजन आप किस तरीके से करेंगे। तो ये जो बुक है, बेटर होगा कि मैं आपको एक बार बुक दिखा दूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। बुक के लिए मैंने एक चैप्टर उठा लिया है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर मैं आपको शो करता हूं कि बुक किस तरीके से बनी हुई है। देखिए, बुक के अंदर ये आ गए बीक्यू। तो बीक्यू के अंदर क्या है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, वो सब यहां पर आपको कवर्ड मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने उन्हें कंसेप्ट वाइज अलग अलग कर दिया है। जैसे मान लो कोई कंसेप्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके क्वेश्चंस यहां पे मिलेंगे।
फिर जब ये कंसेप्ट पूरा खत्म हो जाएगा तो आपका दूसरा कंसेप्ट चालू हो जाएगा, लेवल सेटिंग। फिर इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर हमारे पास कोई और नया कंसेप्ट है जी इसके बाद, तो वो कंसेप्ट आ जाएगा। जैसे आपके पास आ गया अगला कंसेप्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। तो करा क्या है, जो एक चैप्टर है उसके अंदर जो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, हम एक कंसेप्ट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर दूसरा कंसेप्ट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो हर चैप्टर के अंदर कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस को मैंने क्लासिफाई कर दिया है। ये बीक्यू चलते रहेंगे इसी तरीके से, सारे कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। फिर आपके पास आएगा पास्ट ईयर क्वेश्चन, जो मैंने कहा था सेकंड पोर्शन आपका होगा। पास्ट ईयर क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आ गया पास्ट ईयर क्वेश्चन सेक्शन। यहां से स्टार्ट होंगे पीवाईक्यू के नाम से। सर पास्ट ईयर क्वेश्चन का क्या रोल होता है? बेटा बहुत बड़ा रोल है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी बीक्यू में कवर, जहां से सब कुछ सीखेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चन बेटा आपको ये कॉन्फिडेंस देंगे कि आखिर आईसीआई एग्जाम में पूछेगा क्या और क्या हम उसे सोल्व कर सकते हैं। क्या हम भी एग्जाम में इस चैप्टर के क्वेश्चंस पर नंबर ला सकते हैं? तो यस, बिल्कुल ला सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। सर कितने पास्ट ईयर क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे? बेटा जब से कोस्टिंग सिलेबस में आया है तब से लेकर आज तक का हर पास्ट ईयर क्वेश्चन यहाँ पर है और सब कुछ क्लास में करवाया जाएगा। ये इस लेवल का कॉन्फिडेंस देगा आपको कि आपको लगेगा कि हम क्लास नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम एग्जामिनेशन हॉल में ही बैठे हैं और कॉपी पर पेपर लिख रहे हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअल में जाकर बैठोगे वहां आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो आप पहले ही कर चुके हो। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो हमारा स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, ये पूरा कॉम्बिनेशन है जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। वो पूरी तरीके से यहाँ पे कवर्ड है और एक एक चीज आपको क्लास में ही करवाई जाएगी। फिर मैंने कहा था कि एक तीसरा सेक्शन भी है। तीसरा सेक्शन क्या है? ये मेरे साथ का अपना एक दुख दर्द है। होता क्या है, हमने पूरे साल पढ़ाई करी, मेहनत करी, एग्जाम टाइम पर एकदम से जब किताबें हमारे सामने आती है ना, तो जो कोर्स हमने, जो सब्जेक्ट हमने 2-3 महीने में पढ़ा था, उसे एक दिन में करना होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए बैक टू बैक रिवीजन। सर अब रिवीजन में कौन से क्वेश्चन करें, कैसे करें? इसके लिए आपको हर चैप्टर के लास्ट में मिलेगा सजेस्टेड रिवीजन। ये मेरा अपना बनाया हुआ है, इसके ऊपर बहुत मेहनत की हुई है। इसमें देखिए क्या डिजाइन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, ये बीक्यू वाले आगे क्वेश्चन, जब ये खत्म हो जाएंगे फिर पीवाईक्यू की नंबरिंग चालू हो जाएगी। तो बीक्यू और पीवाईक्यू दोनों का क्वेश्चन नंबर। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशंस और की पॉइंट्स नोट डाउन ड्यूरिंग रिविजन्स। होता क्या है, आप लोग देखना, हम जिस चीज में अटकते हैं ना, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आप अटके, तो आप कुछ टाइम के बाद जब रिवीजन करोगे ना, तो आप देखोगे आप दोबारा भी वहीं अटक रहे हो, थर्ड टाइम जब करोगे तो भी वहीं अटक रहे हो। तो कोई भी की पॉइंट है, कोई ऑब्जर्वेशन है जहां पर हम अटक रहे हैं, वो की पॉइंट हम क्वेश्चन नंबर के आगे मेंशन कर लेंगे, जिससे हमें ध्यान रहे यही वो गलती है जो हम करेंगे, और हम उसको लिख लेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, और यही वो गलती होगी जो हमसे नहीं होगी, बाकियों से होगी तो हम तो इसको खत्म कर लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हम लिखेंगे कोई भी की पॉइंट, कोई भी बात जो उस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है, जो फंसाने वाली बात है, वो यहां पर हम लिख लेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर कोई चीज है कि सी इज फिक्स्ड, ऐसे लिख रहा हूं कुछ भी कि सी फिक्स्ड है, तो सी कोई आइटम था जो यहां पर फिक्स था, तो वो हमने मेंशन कर दिया। अब हमसे गलती नहीं होगी कि ये हमारी गलती है, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में है पेज नंबर ऑफ प्रैक्टिकल रजिस्टर। प्रैक्टिकल रजिस्टर यानी जिस पर आपने क्वेश्चन आंसर किए हैं। मुझे एक बात बताओ, हमारे जो रजिस्टर बनेंगे वो 800 पेज का आपके रजिस्टर बनेंगे। 400 के 2 ले लेना आप, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत क्वेश्चन आंसर करने हमें। तो 800 पेज का रजिस्टर है। अब एग्जाम से पहले एक दिन मुझे मिला, अब मैं रजिस्टर खोल के पन्ने पलट के क्वेश्चन ढूंढता रहा उसमें। बच्चों पागल हो जाओगे, एक दिन पहले 800 पन्नों का रजिस्टर अगर खोलोगे तो हमें पागल नहीं बनना। हम क्या करेंगे, रजिस्टर के ऊपर पेज नंबर मेंशन कर देंगे। तो रजिस्टर पे क्या होगा, पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे हमें लिखना है। तो लिखना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी मेहनत अब कर लो, एग्जाम टाइम की बचेगी। अब मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और मैं उसमें अटक गया, और मुझे उसका सॉल्यूशन देखना है कि रजिस्टर में नमित सर ने कैसे करवाया था, हमने कैसे करा था क्लास में। अब आपको ये ढूंढना नहीं है, यहाँ पर रजिस्टर का जैसे ये पेज नंबर 1 पे है, ये 4 पे है, ये 6 पर है, ये 8 पर है, ये 10 पर है। अब आपने क्या करना है, रजिस्टर खोलना है सीधे पेज नंबर 10 पर, और क्वेश्चन आपके सामने। हो गया टाइम मैनेजमेंट। तो एग्जाम से एक दिन पहले आप जब चाहो तब जिस क्वेश्चन को देखना चाहो, सेकंडों में उस क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओगे।
तो ये हमें क्लास के साथ में पेज नंबर यहां पर मेंशन करना है। फिर हमारे पास है फर्स्ट और सेकंड रिवीजन। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन पे वाई 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 लगा हुआ है। वाई का मतलब है यस, करना है। तो फर्स्ट रिवीजन कब होगा? जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में आप लोग लेंगे एक दिन की छुट्टी। सारे बच्चों का ये नियम रहेगा, हर चैप्टर पूरा खत्म होने के बाद एक दिन की छुट्टी है। उस छुट्टी में हमें क्या करना है? सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करना है। ये फर्स्ट रिवीजन हो गया। फिर क्या होगा? जब आधा कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी है, और उस 3 दिन में वो जो आधा सिलेबस हुआ था, टोटल 15 चैप्टर्स हैं, तो हम एक बार 7 चैप्टर्स के बाद और एक बार 8 चैप्टर्स के बाद ब्रेक लेंगे। वो मैं आपको बताता रहूंगा कि अब आधा कोर्स हो गया, अब आपको ब्रेक लेना है। 3 दिन का ब्रेक लेना है, वो सेकंड डिवीजन होगा। उसमें भी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं कि सर आप तो सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हो। बेटा अभी क्लास कहाँ खत्म हुई है? तो क्लास के साथ चल रहा है। उसके बाद में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिवीजन होगा। थर्ड रिवीजन होगा पूरा सिलेबस खत्म होते के साथ। उसमें आप देखो मैंने क्वेश्चंस कम कर दिए। जो सिंपल क्वेश्चन हैं, जिनके रिपीटेशन कहीं आ रहा है, उन्हें बार बार करने का क्या फायदा, और ऑलरेडी 2 रिवीजन आप कर चुके हो, तो वो होगा थर्ड रिवीजन। फिर फोर्थ और फिफ्थ रिवीजन कब चलेगा? फोर्थ और फिफ्थ रिवीजन आपका चलेगा जब आपकी कॉस्टिंग खत्म हो गई पूरी। अब हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? आधा घंटा 15 मिनट बीच में से निकाला करेंगे, लास्ट में इवनिंग में आधा घंटा निकाल लिया और कॉस्टिंग एक बार रिवाइज कर दी, फिर अकाउंट रिवाइज कर लिया, फिर कुछ, फिर दोबारा से कॉस्टिंग का रिवीजन आया। तो ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रिवीजन चलेगा। फिर आपके एग्जाम आ जाएंगे। तब तक एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं वो यहां पर आ गए। वो और भी ज्यादा फिल्टर्ड है। ये जो क्वेश्चन वाई लगाए हुए हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जिनके अंदर सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, और आप एग्जाम में जाइए इन क्वेश्चंस को पढ़ के और आपका एग्जाम क्लियर। तो हमारी जो बुक है प्रैक्टिकल बुक, उसके 3 हिस्से हो गए। बी क्यू सारा का सारा इंस्टीट्यूट का मटेरियल कवर करेगा, पीवाईक्यू इंस्टीट्यूट के पूछे सारे क्वेश्चन कवर करेगा, और सजेस्टेड रिवीजन आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा उन क्वेश्चंस को फिल्टर करने में और उन गलतियों को दूर करने में जो हमसे क्वेश्चन करते टाइम पर होती थी। इसके बाद में हमारे पास आते हैं जी, बहुत बढ़िया सर, ये तो अच्छी लग रही है बुक। बेटा अच्छी ही है, बहुत मेहनत करी है। फिर हमारे पास कुछ सपोर्टिंग बुक्स हैं, अदर बुक्स। अदर बुक्स में आप देखिए लिखा हुआ है थ्योरी बुक। 120 मार्क्स का आपका कॉस्टिंग का पेपर आएगा, जिसमें से 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है और 20 मार्क्स का ऑप्शनल होता है, एक क्वेश्चन छोड़ना होता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स की एग्जाम में थ्योरी आती है। कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, तो थ्योरी तो आनी चाहिए ना बेटा। तो हम तो 100 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो करेंगे ही करेंगे, 20 मार्क्स का एक थ्योरी का ऑप्शन हम लेके चलेंगे कि ये भी हमें कवर करनी है। इसकी अलग से आपको बुक मिलेगी और क्लास लगाई जाएगी। ठीक है सर, तो प्रैक्टिकल की बुक अलग हो गई, थ्योरी की बुक अलग हो गई। ठीक है, इसके बाद में सर टेस्ट वगैरह होते हैं क्या? बेटा हर चैप्टर का टेस्ट होगा, टेस्ट बुक मिलेगी। मैं टेस्ट बुक आपको दिखाता हूं कैसी है। ये देखिए टेस्ट बुक। इस टेस्ट बुक के अंदर पहले तो आपको हर चैप्टर का यूनिट टेस्ट मिलेगा। टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं, इनका सबका यूनिट टेस्ट। हर चैप्टर के खत्म होने के बाद ये यूनिट टेस्ट आपको देना है। तो हर चैप्टर में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ सर, हमें ये चैप्टर पूरी तरीके से आ गया। जब लास्ट लेक्चर हुआ करेगा किसी भी चैप्टर का, तो मैं आपको ये चीज डिस्कस करूंगा। तो टेस्ट हर चैप्टर का है। उसके बाद में सर हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, अब क्या करें? अब बेटा 100 मार्क्स के आपको टेस्ट मिलेंगे, और ये टेस्ट बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं जैसे आईसीआई पेपर बनाता है। तो 3 आवर्स का टाइम मिलता है हमें पेपर सोल्व करने का, इसको भी आपको 3 आवर्स में सोल्व करना है, और उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि सर टेस्ट भी हो गया, क्लास के क्वेश्चन भी हो गए, पास्ट ईयर क्वेश्चन भी हो गए, थ्योरी भी हो गई, सजेस्टेड रिवीजन भी हो गया। अब तो सर किसी बुक की जरूरत नहीं है बेटा, क्विक रिवीजन बुक। क्विक रिवीजन बुक दिखाने से और समझाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों को नोट्स कितने बनाने हैं। आप लोग 2 रजिस्टर मेंटेन करेंगे। एक रजिस्टर होगा जिसका नाम है कंसेप्ट रजिस्टर, और एक रजिस्टर होगा जिसका नाम है न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल रजिस्टर। कि अच्छा सर 2 रजिस्टर ये कैसे कैसे होंगे? जो कंसेप्ट रजिस्टर है वो आप बनाएंगे 400 पेज का, और जो न्यूमेरिकल रजिस्टर है वो 400 पेज के 2 बनेंगे। तो टोटल 1200 पेज का हमारा कंटेंट है। न्यूमेरिकल 400 के 2 और कंसेप्ट वाला 400 का। इनमें फर्क क्या रहेगा? ये सब रजिस्टर 2 क्यों है? इसके लिए मैं आपको कोई एक चैप्टर दिखाता हूं कि हम लोग पढ़ाते किस तरीके से हैं। तो मैं एक चैप्टर आपको दिखा रहा हूं, मटेरियल कॉस्ट। ये हमारा पहला चैप्टर होगा। कंसेप्ट रजिस्टर के अंदर
हर टॉपिक के अंदर, मैंने अभी जब आपको बुक दिखाई थी तो बताया था ना अलग अलग कंसेप्ट हैं, तो कंसेप्ट रजिस्टर के अंदर जिस भी चैप्टर का कंसेप्ट होगा हम उस कंसेप्ट को यहां पर नोट डाउन करेंगे। तो जैसे मटेरियल चैप्टर है तो कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट होती क्या है, ये कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ होता होगा, वो जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। इसके बाद में हमारे पास में कोई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंसेप्ट है, वो आ गया। इस कंसेप्ट के साथ में आपको यहां पर मिलेंगे कंसेप्ट रजिस्टर के अंदर ही एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स में बेसिक बेसिक छोटे छोटे से एग्जाम्पल देकर आपके कंसेप्ट को पहले बिल्डअप करूंगा, तो आपका पूरा कंसेप्ट यहां पर तैयार हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक ये कहता है, इसके हिस्से ये कहते हैं। ये कंसेप्ट आपका यहां पर तैयार हो गया पूरी तरीके से। ये कंसेप्ट रजिस्टर बनेगा, तो कंसेप्ट रजिस्टर में क्या होगा, हर टॉपिक का कंसेप्ट यहां पर हम कवर करेंगे विद एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, जो हमारी बेस बिल्डिंग तैयार करेंगे। ये सेपरेट रहेगा 400 पेज का। जैसे ही आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा मैं, उसके तुरंत बाद आएगी दूसरी बुक जिसका नाम है प्रैक्टिकल बुक। प्रैक्टिकल बुक में क्या करेंगे, वही बीक्यू और पीवाईक्यू दिखाए थे ना आपको, उनके सॉल्यूशन यहां पर होंगे। यानी जितने भी प्रैक्टिकल बुक के सॉल्यूशन हैं, क्लास वर्क, होमवर्क, वो सब प्रैक्टिकल रजिस्टर में होगा, और उसके लिए जो बेस बिल्डिंग करवाऊंगा वो कंसेप्ट के रजिस्टर में होगी। ये हर बच्चे को 2 अलग अलग बनाने हैं, इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ओके सर, तो आपको कंसेप्ट बुक, प्रैक्टिकल बुक, टेक्स्ट बुक और जो हमारी मेन बुक है वो सारी चीज क्लियर हो गई। फिर हमारा आता है क्विक रिवीजन बुक। क्विक रिवीजन बुक के अंदर जरा ये देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया मटेरियल का कंसेप्ट, ये देखिए ये मटेरियल का पूरा कंसेप्ट है। ठीक है सर, पूरा कंसेप्ट आ गया, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ ये सारा यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत बड़े होते हैं सारा। फिर प्रैक्टिकल बुक, इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे कि सर इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे। आ जाओ बच्चों, कितने क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर क्वेश्चन आपको मिलेंगे BQ 42 और PYQ 32। तो ये हो गए 42 और 32, 74 क्वेश्चंस हो गए, प्लस कंसेप्ट भी है। इतनी सारी चीज है। अब सर जब हमें रिवाइज करना होगा तो हम तो भूल जाएंगे, 2 महीने बाद सर रिवीजन के लिए हम कैसे उठाएंगे बेटा। इसीलिए हमारे पास एक बुक है क्विक रिवीजन बुक। आप देख रहे हो 74 क्वेश्चन, इतना सारा कंसेप्ट, इतने सारे न्यूमेरिकल। और क्विक रिवीजन बुक क्या करेगी, क्विक रिवीजन बुक में यही चैप्टर 3 पेज के अंदर हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो क्विक रिवीजन बुक के अंदर बहुत कम पेजेज में हमें वो पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। ये बहुत ही मेहनत के साथ बनाई हुई बुक है। इसका जो मेन इस्तेमाल होगा वो एग्जाम से पहले जब आप रिवीजन करोगे, सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करोगे, तब ये चीज काम में आएगी। और हर चैप्टर के बाद इसी बुक से मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टडी पैटर्न रहेगा। कल से मैंने कहा था ना आज कोई पेंसिल कॉपी नहीं लेके आनी। कल से बताओ बच्चों कितनी कॉपी लेके आनी है, 2 रजिस्टर लेके आने हैं 400 पेज के। एक पे लिख देना कंसेप्ट रजिस्टर, दूसरे पे लिख देना न्यूमेरिकल रजिस्टर। बुक के अंदर क्या क्या मिलेगा बच्चों, बुक के अंदर BQ मिलेंगे जो स्टडी मैट को कवर करते हैं, PYQ जो पास्ट ईयर को, और प्लस रिवीजन कैसे, सजेस्टेड रिवीजन में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी मिलेगा। इसके अलावा एक थ्योरी बुक मिलेगी पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए क्विक रिवीजन, और अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए हमें टेक्स्ट बुक मिलेगी। इस तरीके से पूरा आपकी कॉस्टिंग का कंटेंट हमने बनाया हुआ है बच्चों। अब इसके बाद में हमारे पास ना छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो एक कॉस्ट से थोड़े आप फैमिलियर हो जाओ उसके लिए आज। जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कॉस्टिंग के एलिमेंट क्या हैं, ये हमें 2-3 चीजें अब देखनी, बहुत लाइट वे में देखेंगे आराम से, जैसे थोड़े फैमिलियर हो जाएं बस। जो क्लासेज होंगी वो कल से स्टार्ट होंगी प्रॉपर वे में। अब देखिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। इसके अंदर 2 वर्ड बने हुए हैं, एक कॉस्ट और दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इन दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूं। कॉस्ट का मतलब तो बहुत सिंपल सा है कि आखिर किसी चीज को बनाने में या किसी काम को करने में कितना खर्चा लग रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको हमारी क्लास लेने में कितना खर्चा लग रहा है, तो बड़ा सिंपल, जो आपने फीस दी है वो लगेगी, जो रजिस्टर्स आप बनाओगे उनको जोड़ो, जो पेन वगैरह परचेज करोगे उन्हें जोड़ो, इसके अलावा अगर लैपटॉप वगैरह आपने ले रखा है तो उसका जो डेप्रिसिएशन है वो जोड़ो, इंटरनेट अगर लग रहा है तो वो जोड़ो, ये सारे खर्चे जोड़ लो तो कॉस्टिंग की क्लास पे कितना खर्चा आया आपको निकल कर आ जाएगा। तो कॉस्ट का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि आखिर खर्चा कितना हो रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। तो अगर हम एक कॉर्पोरेट की बात करें, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहां पर क्या होगा, जैसे मान लो मेरा काम कैलकुलेटर बनाना ही है, तो मैं कैलकुलेटर बनाता हूं,
अब मार्केट में इस कैलकुलेटर का प्राइस क्या फिक्स करना है, इन फ्यूचर हमारे पास कैलकुलेटर्स की कितनी डिमांड आ सकती है, कैलकुलेटर की कॉस्ट को हम और कैसे कम कर सकते हैं, ये सब डिसीजन मेकिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी मैनेजमेंट का काम हो गया। तो मैनेजमेंट को कुछ डिसीजंस लेने होते हैं कॉस्ट से रिलेटेड, तो उस पूरे को बोला जाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो, उस कॉस्ट की हेल्प से डिसीजन मेकिंग करो। जैसे इस कैलकुलेटर की कॉस्ट मैंने निकाली कि ये 100 रुपए की कॉस्ट है जी इसको बनाने की। अब डिसीजन मेकिंग कि हम इसका प्राइस 120 रख सकते हैं, इन फ्यूचर हम कैलकुलेटर्स को और भी ज्यादा बनाएं क्योंकि मार्केट में हमारा कोई कॉम्पिटिटर इतने में नहीं बना पा रहा। ऐसा हो सकता है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो 70 रुपीज में कैलकुलेटर सेल कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट तो 100 आई, वो 70 में सेल कर रहा है, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट ज्यादा है, हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले कॉस्ट निकालो, उस बेसिस पर फिर डिसीजन मेकिंग करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला गया है। कॉस्ट की डेफिनेशन के आखिर कॉस्ट क्या होती है, देखिए कॉस्ट का मतलब है कितना खर्चा हुआ, बात खत्म। इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ, incurred on or attributable to a specified article, product और activity। तो किसी भी आर्टिकल के ऊपर, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या कोई एक्टिविटी, एक्टिविटी कैसे, जैसे कि हमारे पास काम है बच्चों की क्लास एक्टिवेट करने का और बच्चों को कोरियर करने का। तो बच्चों को क्लास कोरियर करना एक एक्टिविटी है, तो मेरे को अगर निकालना है कि कोरियर एक्टिविटी की कॉस्ट, तो ये एक एक्टिविटी की कॉस्ट हो गई। अगर मैं निकाल रहा हूँ क्लास को एक्टिवेशन करने पे मेरा कितना खर्चा आ रहा है, तो वो एक एक्टिविटी हो गई। और पूरी की पूरी क्लास ये एक पूरा प्रोडक्ट या एक सर्विस आप कह सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जैसे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं कैलकुलेटर, या कोई एक एक्टिविटी कोरियर एक्टिविटी, इनमें से किसी की कॉस्ट निकालनी है तो बड़ा सिंपल है, उस पर जो भी खर्चे हुए हैं उनका टोटल कर लो, बात खत्म। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, जो भी खर्चा हुआ वो कॉस्ट है। अकाउंट में और कॉस्टिंग में एक डिफरेंस आता है यहां पर। अकाउंट के अंदर क्या कहा जाता है कि जब ट्रांजैक्शन होगी मॉनेटरी तभी हम उसकी जनरल एंट्री लिख सकते हैं, लेकिन कॉस्टिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर कर लेता है। तो यहां पर जो खर्चा एक्चुअल में हुआ वो भी लिया जाएगा, और नोशनल नोशनल को आप समझ सकते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ली जाएगी। जैसे कि ये स्टूडियो है जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, ये स्टूडियो मेरा अपनी खुद की प्रॉपर्टी के अंदर है, मेरी अपनी खुद की एसेट है, तो इसका कोई किराया तो नहीं जा रहा। अकाउंट के अंदर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बुक नहीं कर सकता, खर्चे में नहीं ले सकता, लेकिन कॉस्टिंग कहता है कि आपको अगर आप स्टूडियो में क्लास ले रहे हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी रेंट कंसीडर करना चाहिए। तो जब मैं क्लास की कॉस्ट निकालूंगा अपनी कि टोटल कॉस्ट मुझे कितनी बैठ रही है, तो स्टूडियो का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ये एक्चुअल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इसे जोड़ूंगा। वाईफाई लगा हुआ है उसका बिल आ रहा है, तो इंटरनेट के चार्ज में जोड़ूंगा। जो एसेट्स यहाँ पर रखी हुई हैं उनका डेप्रीशिएशन वो मैं जोड़ लूंगा, ये सब एक्चुअल हो गया। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो मैं कोई किराया नहीं दे रहा। कॉस्टिंग कहता है आप किराया नहीं दे रहे लेकिन प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर कर लो, तो मैं रेंट को भी जोड़ लूंगा। जो भी इसका रेंट होगा 5,000 10,000 जितने में ये कहीं पर किराए पे उठ सकता है, वो रेंट में यहाँ पर नोशनल नाम से चार्ज कर लूंगा। तो कॉस्ट का सिंपल मतलब क्या हुआ, कॉस्ट का मतलब हुआ किसी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, किसी एक्टिविटी को रन करने में होने वाला खर्चा। ये खर्चा एक्चुअल भी लिया जाएगा प्लस नोशनल भी लिया जाएगा, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी आ गई, ठीक है जी। जैसे इस कैलकुलेटर की मैंने कॉस्ट निकाल ली 100 रुपीज, ओके, कॉस्ट निकल कर आ गई। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या मतलब है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हेल्प करना जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सके। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। तो ओवरऑल जो मैनेजमेंट है उसका इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट असिस्ट यानी हेल्प करना मैनेजमेंट बाय प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट फंक्शन का एक हिस्सा है और ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंचाना जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है जी। तो कॉस्ट का मतलब हुआ एक प्रोडक्ट का खर्चा निकालना, एक एक्टिविटी का खर्चा निकालना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब हुआ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना
जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब दोनों को जोड़ दो, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जोड़ोगे तो क्या होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है इंफॉर्मेशन देना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कॉस्ट की इंफॉर्मेशन देना, जिससे वो डिसीजन मेकिंग कर सकें इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉस्टिंग। देखिए, कॉस्ट मैनेजमेंट, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, मेथड्स ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा किस चीज का, जो भी कॉस्ट हमने निकाली थी वो हमारा डेटा बन जाएगा, उसको हम कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर प्रेजेंट करेंगे किसके पास, मैनेजमेंट के पास। टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नीडेड, किसको चाहिए ये इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट को चाहिए इंफॉर्मेशन, किस लिए चाहिए, टू प्लान, मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि हम कॉस्ट के डेटा को टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पहुंचाएंगे, जिससे वो प्लानिंग कर सके, मॉनिटर कर सके और कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। ओके, तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो तो काम रहेंगे वो काम रहेगा, सबसे पहले हम कॉस्ट निकालेंगे। आपके शुरू के कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको कॉस्ट निकालना सिखाएंगे, फिर बाद में कुछ चैप्टर्स आएंगे जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिखाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमें कॉस्ट नहीं निकालनी होगी, कॉस्ट हमें क्वेश्चन खुद बताएगा, हमें सिर्फ डिसीजन मेकिंग करनी होगी। जैसे कि ये कैलकुलेटर 100 रुपए का मैंने आपको बताया, ये कॉस्ट निकालने का काम हो गया। अब मैनेजमेंट का काम क्या होगा, मैनेजमेंट देखेगा कॉम्पिटिटर लोग कैलकुलेटर कितने में बेच रहे हैं, हम उनसे सस्ते पे बेच सकते हैं या नहीं। अगर कोई कंपनी मार्केट में 200 में कैलकुलेटर बेच रही है तो हम ये सोच सकते हैं कि हम 100 में बना रहे हैं, 150 में बेच देते हैं, 50 का प्रॉफिट हो गया पर कैलकुलेटर, और हम कंपटीशन भी दे पाएंगे। अगर कोई दूसरी कंपनी हमारे को कैलकुलेटर 100 रुपए का पड़ रहा है, वो 80 रुपीज में बेच रही है, तो हम ये कहेंगे भाई वो सस्ते में कैसे बेच रही है, इसका मतलब हमारी कॉस्ट ज्यादा है। तो कैलकुलेटर हमारा तो 100 रुपए का बन रहा है, दूसरी कंपनी का सेल प्राइस ही 80 रुपीज है, ठीक है। तो अब हमारा मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि हम इस 100 रुपये को कैसे कम करें, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें। ये हमारा डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, कॉस्ट निकालना पार्ट 1, डिसीजन मेकिंग पार्ट 2, ठीक है जी। इसके बाद में हमारे पास आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्टिंग के। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स तो मैंने आपको बता दिए। देखिए, सबसे पहला कॉस्ट को एसरटेन करना कि आखिर किसी प्रोडक्ट की एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, एक बार कॉस्ट निकल गई ना तो अब सेल प्राइस निकाल लो, प्रॉफिट निकाल लो। तो जैसे पहले मैंने कॉस्ट निकाल लिया कि कैलकुलेटर 100 रुपए का है, अब मैंने इसका सेल प्राइस तय कर दिया 150, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज। थर्ड, कॉस्ट को कंट्रोल करना, जैसे कॉस्ट हमारी कहीं बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, जैसे एडवर्टीजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कहीं हम खर्च ना कर दें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हम बहुत ज्यादा खर्च ना कर दें, तो कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना है, एक लेवल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन कहता है कि जैसे हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे देखिए 100 रुपए का बन रहा था और दूसरा बंदा 80 रुपए में बेच रही है दूसरी कंपनी, इसका मतलब हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, वो तो आपको बताइए। तो हमारे कॉस्ट के ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, कॉस्ट को कैलकुलेट करो, सेल प्राइस निकालो, प्रॉफिट निकालो, कॉस्ट को कंट्रोल करके चलो, अगर ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो और मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करके उनकी हेल्प करो। ओके, इसके बाद में हमारे पास आते हैं कॉस्ट के एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास हर चीज चैप्टर बनने वाली आ गए। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 3 पार्ट में बांटे गए हैं। सबसे पहला है मटेरियल, दूसरा है एम्प्लॉय और तीसरा है अदर एक्सपेंस। देखिए, ये कैलकुलेटर है, कॉस्टिंग कहती है इसके ये 3 खर्चों से मिलकर बना हुआ है। पहला खर्चा, इसमें मटेरियल लगा हुआ है, ये देखो ये प्लास्टिक, शीशा, बटन, इसके अंदर चिप भी है, इसके अंदर बैटरी भी लगी हुई है, तो ये सब मटेरियल है, जो भी इसमें सामने आपको नजर आ रहा है ये मटेरियल है। दूसरा खर्चा एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको किसने बनाया होगा, इसको कुछ वर्कर्स ने फैक्ट्री के अंदर बनाया होगा, वहां सुपरवाइजर होंगे और वहां पर चोरी चकारी ना हो जाए इसके लिए वॉचमैन होगा, पूरे फैक्ट्री का एक मैनेजर होगा। तो ये सारा जो स्टाफ है वो सारा स्टाफ कहलाता है एम्प्लॉय कॉस्ट। मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ऑल कॉमोडिटीज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कॉमोडिटीज यूज हो रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में वो सब मटेरियल में आ गए। एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर क्या आएगा, कॉस्ट रिलेटेड टू ह्यूमन फोर्स, जो भी जितना भी स्टाफ है उसका सारा का सारा जो भी खर्चा हमारा आ रहा है
वो एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर कवर होगा, इसको लेबर कॉस्ट भी बोलते हैं। तीसरा है अदर एक्सपेंस, इसके अलावा जो भी खर्चे हैं वो अदर एक्सपेंस हैं। जो चीज मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो एक्सपेंस में आएगी। अब जरा देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे हम इस कैलकुलेटर की बात करते हैं, मुझे बताओ कैलकुलेटर में जो स्क्रीन लगी हुई है वो हमने खरीदी, ये खर्चा किस में जाएगा? मटेरियल में। एक मिस्टर एक्स हैं जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं, वो बताइए उनकी सैलरी कहां पर जाएगी? एम्प्लॉय कॉस्ट में। इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी ना तो मटेरियल है ना ही एम्प्लॉय है, तो वो कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस में। फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, मुझे बताइए रेंट क्या है? रेंट ना तो मटेरियल है ना ही एम्प्लॉय है, तो रेंट कहां जाएगा? अदर एक्सपेंस में। हम रॉयल्टी दे रहे हैं, हम किसी का, जैसे हमारे कैलकुलेटर के ऊपर सचिन तेंदुलकर जी के साइन हैं और हम उनको रॉयल्टी पे करते हैं इस बात की कि आपके सिग्नेचर हमारे कैलकुलेटर पे होंगे। बताइए ये रॉयल्टी क्या है? ना मटेरियल है ना लेबर है, एक्सपेंस है। तो हमारे जितने भी खर्चे हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया और ये मटेरियल कॉस्ट ही आपका बनने वाला है चैप्टर 1 जो कल से स्टार्ट होगा। एम्प्लॉय कॉस्ट आपका बनेगा चैप्टर 2। एक्सपेंसेस के नाम पर कोई चैप्टर नहीं है। ओके, हमारे पास कॉस्टिंग क्या करेगा? जितने भी खर्चे होंगे, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको 2 हिस्सों में बांट देगा फर्दर। तो 3 एलिमेंट्स और उन तीनों एलिमेंट्स के 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। हिस्सों का नाम है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, कॉस्टिंग कहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें मटेरियल, एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंस लगे हैं। कुछ डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे और कुछ इनडायरेक्टली रिलेटेड होंगे। हमें दोनों को स्प्लिट करके चलना है। ओके, जब ये चैप्टर्स चलेंगे तो मैं इनका बिल्कुल पूरा डिफरेंस आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। जिस फैक्ट्री के अंदर ये कैलकुलेटर बन रहा है, ठीक है, आराम से देखना, ये कैलकुलेटर बन रहा है और ये है हमारे पास फैक्ट्री। ये मशीन लगी हुई है, ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स। इस मशीन से कैलकुलेटर बन बन के आगे बढ़ रहे हैं। ये कैलकुलेटर जा रहे हैं एक बेल्ट पे लगे हुए। इस मशीन को मिस्टर एक्स चलाते हैं। तो मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय हैं, एक स्टाफ हैं जो एक मशीन को चला रहे हैं जिस पे कैलकुलेटर बनते हैं। बताइए क्या मिस्टर एक्स कैलकुलेटर बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं? आंसर इज यस। तो इनका जो खर्चा है वो कहलाएगा डायरेक्ट, के डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। ओके, अब इसी फैक्ट्री के कोने में एक ऑफिस है जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बैठे हुए हैं और वहां पर देख रहे हैं कि भाई कितना टैक्स वगैरह डिपॉजिट करवाना है। अब मुझे बताइए, सीए भी स्टाफ है कंपनी के अंदर, जॉब पर है, जॉब पर काम करते हैं सीए, तो जॉब में है वहां पर इस कंपनी के अंडर में और टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं कितना लगना है। बताइए क्या ये इस कैलकुलेटर को बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं? आंसर इज नो, ये इनडायरेक्ट है। तो जब स्पेसिफिक चैप्टर चलेंगे ना तो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपको पूरा पूरा डिफरेंस बताऊंगा। अब यहां पर देखिए, मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 हिस्सों में, एम्प्लॉय का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 हिस्सों में, और ऐसे ही एक्सपेंस का खर्चा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। डायरेक्ट बड़ा सिंपल सा है, इस प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वो इनडायरेक्ट। जिन एम्प्लॉय ने इसके प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रखा है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय, जिन्होंने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय, और जो एक्सपेंस सीधे इसी के ऊपर खर्च हुए हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस और बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सबको एक जगह पर जोड़ लिया जाता है। जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन्हें एक जगह पर जोड़ लिया जाता है और उनको नाम दिया जाता है ओवरहेड्स। ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। अब देखिए, पूरी कॉस्टिंग का जो हमारी अगले 3 चैप्टर आने वाले हैं मैं उसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर करता हूं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने में 3 खर्चे होते हैं, मटेरियल, एम्प्लॉय और अदर एक्सपेंस। ठीक है, इन तीनों के 2-2 हिस्से किए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट हिस्से हैं उनको हम बोलेंगे ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है या ओवरहेड होते हैं ये प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकते हैं
और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से यानी मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। ये हमारे पास पूरे का पूरा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट, कि किसी प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट आप कैसे निकालोगे। आप लोगों ने ऊपर एलिमेंट देखे, हमारे पास जो कॉस्ट शीट है वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, सेल प्राइस कैसे निकलेगा, इसको रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा स्टेटमेंट होता है। तो जैसे आप मान लीजिए कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर बनाने के जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं पहले उन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहले खर्चा डायरेक्ट मटेरियल का, फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों डायरेक्ट एक्सपेंस जब जुड़ जाते हैं इसको बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट। इसका नाम है डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट। इसके बाद में लिए जाते हैं इनडायरेक्ट खर्चे। इनडायरेक्ट खर्चों का क्या नाम लिया गया है, ओवरहेड। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड ओवरहेड, एडमिन से रिलेटेड ओवरहेड, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ओवरहेड, ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। प्रॉफिट जोड़ो, सेल आ गई, बात खत्म। बिल्कुल सिंपल है कॉस्ट निकालना, बहुत ही सिंपल। कॉस्ट शीट हमारे पास रहेगा चैप्टर नंबर 4। तो अब अगले 4 चैप्टर का आपको पूरा पूरा आइडिया मिल गया। देखिए, पहला चैप्टर फर्स्ट एलिमेंट मटेरियल कॉस्ट, दूसरा चैप्टर सेकंड एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, बहुत इन डेप्थ बात करेंगे हम जब चैप्टर्स के अंदर। ऐसे ही एम्प्लॉय के अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉय, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के अंदर पूरी इन डेप्थ बात करेंगे। फिर जितने भी डायरेक्ट हिस्से हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट हिस्से हम जोड़ देंगे और बोलेंगे ये इस प्रोडक्ट को बनाने की डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट है। ओके, फिर जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं उन सारे इनडायरेक्ट खर्चों को लिखना शुरू करेंगे और इन इनडायरेक्ट खर्चों के ऊपर ही है हमारा चैप्टर नंबर 3 ओवरहेड्स। फिर हमारे पास इन सबको जोड़कर आ जाएगा चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 तक आपको कॉस्ट की बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हर चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जैसे जैसे मैं बताऊं बिल्कुल वैसे ही आप चलते रहना। बहुत ही सिंपल सोवर सी होने वाली है कॉस्टिंग। आपको देख के भी लग रहा होगा कि बस सारे खर्चों को जोड़ना है और टोटल निकाल देना है, प्रॉफिट और सेल हमारे पास आ जाएगा, बात खत्म। फिर उसकी डिसीजन मेकिंग के कुछ चैप्टर्स देख लेंगे कि इस प्रोडक्ट को बनाएं ना बनाएं, ये सारी चीजें। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं आप बस उस चीज को फॉलो करते जाना। कॉस्टिंग कब शुरू होगी और कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर है, आप बड़े मजे से इसमें नंबर ला सकते हो। बस बातें क्या ध्यान रखनी है कि डिसिप्लिन के साथ डेली आपको लेक्चर्स लेने हैं और हर चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको टेस्ट भी देना है और आपको जो रिवीजन बताया गया है वो रिवीजन भी करना है। तो कल हम लोग 2 रजिस्टर लेके आएंगे और चैप्टर को शुरू करेंगे। एक बच्चों के मन में ये बात आती है कि सर अगर हमें कोई डाउट आएगा तो हम कैसे पूछेंगे आपसे। तो बच्चों डाउट के लिए हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। डाउट के लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर है 9891314730। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसे आप लोग सभी अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। लेकिन फोन मत करिएगा। फोन क्यों मत करिएगा, देखिए मैं रिकॉर्डिंग में रहता हूं पूरे पूरे दिन, तो कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप पे डाउट भेज दीजिएगा। सर डाउट भेजेंगे कैसे, वो मैं तरीका बताता हूं आपको। डाउट कैसे भेजेंगे, देखो आपको क्या करना है, मोबाइल उठाना है, व्हाट्सएप खोलना है, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जैसे कि मेरे को डाउट आ रहा है एक क्वेश्चन में, ये रहा जी मटेरियल चैप्टर है, यहां ये PYQ 32 है, इसके अंदर मेरे को डाउट आ रहा है मटेरियल को लेकर। तो आप क्या करेंगे, सिंपली व्हाट्सएप पे मेरा नंबर लिया, इस क्वेश्चन की खींची फोटो, ये लीजिए फोटो खींच ली, फोटो मेरे पास भेज दी, ठीक है। और फिर नीचे बता दिया कि सर मैं XYZ स्टूडेंट आपका बोल रहा हूं और मेरे को मटेरियल में PYQ 32 के अंदर मटेरियल ए के अंदर ये डाउट आ रहा है कि इसका ये ओपनिंग स्टॉक जो लिखा हुआ है ये कहां से आया, तो सर प्लीज क्लैरिफाई इट, दैट्स इट। ये मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट्सएप पर। आपको रिप्लाई कैसे करूंगा मैं, हेलो बेटा ये ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, दिया हुआ है असल में क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे ही आपको रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई कितनी देर में आएगा, जनरली 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि मैं डेली एक बार बैठ के पूरे दिन में जब रिकॉर्डिंग वगैरह से फ्री हो जाता हूँ तो पूरे टाइम अपना एक बार बैठता हूँ, सारे डाउट एक बार में ले लेता हूँ। टाइप करने के चक्कर में मत रहिएगा, टाइपिंग में बहुत टाइम लगता है।
सीधे क्वेश्चन की फोटो खींचो और डाउट पूछ लो। डाउट पूछेंगे कब, वो मैं आपको बताता हूं। डाउट आप लोग पूछना चैप्टर पूरा खत्म होने पर। पहले एक बार पूरा चैप्टर खत्म करना, उसके बाद में जब उसका रिवीजन करोगे तो जहां जहां डाउट आए वो सारे डाउट फोटो खींच के और मेरे पास इकट्ठे भेज देना। इससे आप लोगों को ना वेट नहीं करना पड़ेगा, पूरे चैप्टर के डाउट एक ही साथ आपके कवर हो जाएंगे। तो कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना वन बाय वन, जो जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी। बहुत लड्डू पेपर है, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें 80 स्कोर करना बहुत सिंपल है। मैं आपके साथ अब से लेकर एग्जाम तक पूरा बना रहूंगा। जब आप क्लासेस देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हमेशा मैं उसका रिप्लाई दूंगा। प्लस एग्जाम से पहले रिवीजन जो करवाना है, यूट्यूब वगैरह पे लाइव आकर हम लोग रिवीजन करवाते हैं, हर सीजन में करवाते हैं। तो हमारी रिवीजन वीडियो आप देखोगे यूट्यूब पे जाकर, तो वहां पे आपको रिवीजन वीडियो मिलती रहेंगी। हमारा चैनल है नमित अरोरा क्लासेज के नाम से, टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी, वो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट या कुछ आती है तो उसकी हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, और टेलीग्राम पर कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वो सारे बच्चों के लिए वो भी डिलीवर कर देते हैं। तो नमित अरोरा क्लासेज के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ढूंढना, मिल जाएगा आपको, और यूट्यूब पे भी सीए नमित अरोरा या नमित अरोरा क्लासेज के नाम से ढूंढना, चैनल मिल जाएगा। कल से हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं डिसिप्लिन वे में, मस्ती के साथ, बहुत हल्के तरीके से हम दी एंड पे पहुंच जाएंगे। ओके जी, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल, ठीक है? मटेरियल चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, सबको टाटा बाय बाय।